वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए आपके साइंस का 6th चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, दैट इज कंबशन एंड फ्लेम। इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे फ्यूल। ठीक है, तो चलिए जानते हैं फ्यूल आखिर होता क्या है। अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो कोई भी ऐसा कंबस्टिबल सब्सटेंस जो बर्न करने पे क्या करता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें हीट और लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऐसी किसी भी चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, फ्यूल बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा कंबस्टिबल सब्सटेंस जो बर्निंग के बाद हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या देता है, हीट और लाइट देता है, ऐसे किसी भी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, कोल, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये फ्यूल के एग्जाम्पल हैं। आपका एलपीजी हो गया, ठीक है, नेचुरल गैसेस हो गई। अब फ्यूल के बारे में हम लोगों ने जान लिया, हमारे पास वैरायटी ऑफ फ्यूल्स अवेलेबल हैं। अगर उसको कैटेगराइज करें, उसको क्लासीफाई करें, तो उसके स्टेट के बेसिस पे कि किस स्टेट में वो पाया जा रहा है, उसके बेसिस पे फ्यूल का क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। अगर इसकी बात करें तो 3 स्टेट्स में पाया जाता है। सबसे पहला सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। ये 3 स्टेट होते हैं किसके, फ्यूल के। अब सॉलिड फ्यूल क्या होता है, अगर इसकी बात करें तो कोई भी ऐसा कंबस्टिबल सब्सटेंस जो कि रूम टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ऐसे किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस को हम क्या बोल सकते हैं, सॉलिड फ्यूल बोल सकते हैं। फिर से सुनिएगा, कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जो कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हम सॉलिड फ्यूल बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोल हो गया, ठीक है, फायरवुड हो गया, इसके अलावा एनिमल वेस्टेज लाइक काउडंग केक्स हो गए, ठीक, इसके अलावा एग्रीकल्चरल वेस्टेज हो गए। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, सॉलिड फ्यूल के एग्जाम्पल हैं। इन सबको बर्न करने पे हमें क्या मिलता है, हीट मिलती है और लाइट एनर्जी मिलती है। ठीक, अब बात करते हैं हम लिक्विड फ्यूल की। तो हम लोगों को पता है बच्चों कि ये भी एक स्टेट है, ठीक है। कुछ फ्यूल ऐसे भी होते हैं जो कि लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, लाइक पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो किस स्टेट में पाई जाती हैं, लिक्विड स्टेट में पाई जाती हैं। अब ये लिक्विड स्टेट है क्या, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कोई भी ऐसा कंबस्टिबल सब्सटेंस जो कि रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में होता है, वेपर फॉर्म में होता है, वेपर फॉर्म में। ठीक, कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जो कि रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में होता है, वेपर फॉर्म में होता है, वो क्या कहलाता है, लिक्विड फ्यूल कहलाता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपका कोल हो गया, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन हो गया, ठीक, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये किसके हैं, लिक्विड फ्यूल के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं हम गैसियस फ्यूल की। तो अगर गैसियस फ्यूल की बात करें बच्चों, तो सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा कंबस्टिबल सब्सटेंस जो कि रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में पाया जाता है, गैसियस स्टेट में पाया जाता है, वो क्या कहलाता है, गैसियस फ्यूल कहलाता है। फॉर एग्जांपल एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, ठीक, नेचुरल गैस हो गया, इसके बाद वाटर गैस हो गई। ये सारे के सारे जो फ्यूल्स हैं ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपके गैसियस फ्यूल। ठीक, अब हमें डिस्कस करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल, जैसे कि हम लोगों ने डिफरेंट फ्यूल के बारे में यहाँ पे जाना, अब हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर एक आइडियल फ्यूल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, क्या विशेषताएं हो सकती हैं। मतलब क्या हमारे पास कोई ऐसा फ्यूल है जो आइडियल फ्यूल की तुलना में जो आइडियल फ्यूल बन सकता है या फिर आइडियल फ्यूल बनने के नजदीक में है। ठीक, तो आइडियल फ्यूल की कुछ विशेषताएं होती हैं जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। हमारे पास जो भी फ्यूल अवेलेबल है उसका कंपैरिजन करेंगे किससे, आइडियल फ्यूल से। आइडियल फ्यूल प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है नहीं, ठीक, लेकिन फिर भी मान सकते हैं हम। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं वो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहली विशेषता है कि ये सस्ता होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सारी चीजें, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत कम अमाउंट में ये बहुत ज्यादा हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है, बट ये बहुत ही महंगा है और आसानी से उपलब्ध नहीं है। ठीक, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक तो यही है, ये सस्ता होना चाहिए और इजिली अवेलेबल होना चाहिए, आसानी से मिल जाना चाहिए।
दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, इसकी जो बर्निंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत तेज ये बर्न कर जा रहा है या बहुत स्लो बर्न कर रहा है, मॉडरेट बर्निंग होनी चाहिए इसकी। ठीक, तीसरी कैटेगरी, तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जनरली हम देखते हैं कि कोई भी फ्यूल जब बर्न करता है तो उसके बाद कुछ ना कुछ रेसिड्यू बचता है, चाहे वो एसेस के फॉर्म में हो, चाहे वो स्मोक के फॉर्म में हो। तो जो आइडियल फ्यूल होते हैं वो कोई भी रेसिड्यू बर्निंग के बाद नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो वो बहुत कम अमाउंट में, मतलब थोड़ा सा उनका मास जलाया जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी लिबरेट करें। ठीक, ये भी एक आइडियल फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक होती है, विशेषता होती है। इसके अलावा बोल रहे हैं कि आइडियल फ्यूल का स्टोरेज और उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इजी होना चाहिए, मतलब आसानी से उसको स्टोर किया जा सके और आसानी से उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जा सके, ये भी उसकी विशेषता होती है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर इस तरह से होना चाहिए ताकि रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर रहे और हम उसको यूज कर सकें, वो सेफ हो। अगर रूम टेम्परेचर के नीचे रहेगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं बहुत सारे। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो कि एक आइडियल फ्यूल में होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि हमारे पास जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल हम लोगों ने अभी डिस्कस किए, उसमें से कोई ऐसा फ्यूल है जो कि आइडियल फ्यूल के समतुल्य है या उसके आसपास भी है, तो जी हाँ बिल्कुल है। हमारा जो एलपीजी है उसमें ये सारी की सारी क्वालिटीज लगभग मौजूद हैं। अब ये नहीं कहेंगे कि सारी क्वालिटी मौजूद है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि मोस्टली जो क्वालिटीज हैं वो आपके एलपीजी में पाई जाती हैं। कैसे, एलपीजी जो होता है सस्ता भी होता है और आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है, इसको स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना भी काफी इजी होता है। ठीक, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी काफी ज्यादा होती है, बर्निंग के दौरान ये कोई रेसिड्यू भी नहीं छोड़ता। इसके अलावा ये मॉडरेट रेट से जलता भी है, इजीली अवेलेबल भी होता है। तो ये सारी क्वालिटी आपको किस में मिल जाती हैं, एलपीजी में मिल जाती हैं। ठीक है, अब हमें बात करनी है फ्यूल इफिशियंसी की। ये फ्यूल इफिशियंसी है क्या, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्यूल इफिशियंसी, अभी इफिशियंसी हम लोग टर्म जानते होंगे कि इफिशियंसी का मतलब है क्या, क्षमता होती है इफिशियंसी। फ्यूल इफिशियंसी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब फ्यूल की क्षमता। अब फ्यूल की क्षमता कैसे हम मेजर करेंगे, कैसे जानेंगे फ्यूल की क्षमता कम है या ज्यादा है। सिंपल सी बात है, अगर किसी मास ऑफ फ्यूल को हम बर्न करें और हमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी मिले, दोनों को हम मेजर कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी फ्यूल इफिशियंसी कितनी है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 किलो लकड़ी को जला रहे हैं तो कुछ हीट एनर्जी निकलेगी, अगर 1 किलो हम एलपीजी को जला रहे हैं तो कुछ एनर्जी निकलेगी, अगर 1 किलो हम पेट्रोल को जला रहे हैं तो कुछ एनर्जी निकलेगी। ठीक, 1 किलो कोल को जला रहे हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी। तो इसमें से सबसे ज्यादा एनर्जी किससे रिलीज हो रही है, उसकी इफिशियंसी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो चलिए डिफिनीशन देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न। ठीक, जब 1 किलोग्राम किसी फ्यूल को पूरी तरह से जला देते हैं तो जितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है वही क्या कहलाता है, कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है। क्या कहलाता है, कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक, तो किसी भी फ्यूल की फ्यूल इफिशियंसी कैसे मेजर करते हैं, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू से मेजर करते हैं कि 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करने पे कितना कैलोरी या कितना किलो कैलोरी, ठीक है, एनर्जी जो है वो लिबरेट हुई है। सॉरी, किलो कैलोरी नहीं, किलो जूल। ठीक है, कितना जूल, किलो जूल एनर्जी लिबरेट हुई है, ये मेजर करते हैं हम। ठीक है, अब अगर हम बात करें बेटा कि किसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, तो आपकी बुक में पेज नंबर 102 पे एक टेबल दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं हाइड्रोजन की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कितनी है, लगभग 1.5 लाख किलो जूल होती है। कितनी, 1.5 लाख किलो जूल, मतलब 1,50,000 किलो जूल होती है। अगर 1 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन को आप बर्न कर रहे हो तो उससे इतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी लिबरेट होती है। ठीक, बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। फ्यूल को बर्न करने से क्या होता है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स लिबरेट होते हैं। इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है। नेक्स्ट टॉपिक है ये, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट।
जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों, पेट्रोल, डीजल, कोल, कैरोसिन, ये सारी चीज़ों को बर्न करने पे बहुत सारी पॉइजनस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये सारी की सारी पॉइजनस गैसेस हमारे एयर में मिक्स हो जाती हैं और ये हमारी एयर को क्या करती हैं, पॉल्यूट कर देती हैं। ठीक, इसके अलावा कुछ कार्बन पार्टिकल्स हैं, क्या हैं, कार्बन पार्टिकल्स, जो कि क्या करते हैं, कार्बन पार्टिकल्स हमारे एयर में मिक्स हो जाते हैं। ठीक, और फ्यूल के बर्न होने से स्मोक वगैरह भी रिलीज होता है, तो ये भी हमारे एयर में मिक्स हो जाता है, जो कि हमारी एयर को क्या कर देता है, पॉइजनस बना देता है। इसके अलावा हम बात करें सॉलिड फ्यूल की, तो सॉलिड फ्यूल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला नाम आता है कोल का, ठीक, लकड़ी का। इन सबको जलाने के बाद क्या होता है, स्मोक भी रिलीज होता है और एसेस भी रिलीज होते हैं। स्मोक और एसेस दोनों की दोनों चीजें यहां से रिलीज होती हैं। अब ये जो एसेस हैं, अगर इनको प्रॉपरली जो है क्या कह सकते हैं हम, प्रॉपरली इसको डिस्पोज, ठीक, प्रॉपरली अगर इसको डिस्पोज ना करें तो क्या होगा, ये हवा के साथ उड़ करके वाटर बॉडीज में मिल सकते हैं और वाटर को पॉल्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा ये अगर सॉइल में मिक्स हुए तो सॉइल को भी पॉल्यूट कर सकते हैं। इस वजह से इसको डिस्पोज करना बहुत ही जरूरी होता है। और कैसे डिस्पोज करना है, बहुत ही वाइजली डिस्पोज करना है, अदरवाइज क्या होगा कि ये हमारी वाटर बॉडीज को भी पॉल्यूट कर देंगे। अगर ऐसे ही इनको छोड़ देंगे तो हमारे एयर को भी पॉल्यूट कर देंगे और हो सकता है सॉइल को भी पॉल्यूट कर दें। ठीक, इसके अलावा बात करनी है हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस की, इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली, बहुत ही खतरनाक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, हम डिफरेंट फ्यूल जो भी जलाते हैं, लगभग सारे के सारे फ्यूल्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज तो होती ही होती है। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या कर सकती है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन ला सकती है। पूरे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ सकता है और इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन आ सकती है। अगर मान लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन अराइज हो गई तो उसके इफेक्ट क्या होंगे। उसके इफेक्ट की अगर हम बात करें तो क्रॉप कल्टीवेशन के पैटर्न में चेंजमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रॉप कल्टीवेशन के पैटर्न में चेंजमेंट हो जाएगा और मानसून रेन जो होती है वो भी काफी प्रभावित होंगी इस चीज से। इसके अलावा जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे और मेल्ट होने के बाद हो सकता है वो सीज या ओशियन के वाटर लेवल को क्या कर दें, बहुत ज्यादा राइज कर दें, तो लो लाइंग एरिया जितने भी हैं वहां पे फ्लड जैसी सिचुएशन अराइज हो सकती है। ठीक, इसके अलावा एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। अगर वो गैस हमारी एयर में मिक्स हो गई और ऐसी एयर को जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ऐसी एयर को अगर हमने इनहेल किया तो वो हमारे बॉडी में जाते हैं और हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड हो जाते हैं। ठीक, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन